नमस्कार बच्चों, आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का 5वां वीडियो में अपन इस पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने 4 वीडियो अपन पढ़ चुके हैं। 4 वीडियो में अपन ने इसके कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। अब 5वां जो वीडियो है इसमें आज अपन पढ़ेंगे मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, यानी चट्टानें जो होती हैं वो चट्टानों के अपक्षय से खनिज पदार्थ बनते हैं जो मृदा में मिलते रहते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो कुछ भी बातें हैं इनको अच्छी तरह से समझें। आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं कि मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स होता क्या है, जो चट्टानें होती हैं वो विभिन्न प्रकार की खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, और जब ये चट्टानों का अपक्षय होता है, ये टूटती हैं धीरे धीरे, तो खनिज पदार्थ इनमें से निकलते हैं। अपन बात करते हैं कि खनिज पदार्थ आखिर होते क्या हैं। तो चट्टानों के विघटन से बने ऐसे समांगी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये, जिनका रासायनिक संगठन बिल्कुल निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनसे खनिज का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि निश्चित रासायनिक संगठन के ऐसे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। और इस खनिज का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है मृदा में, क्योंकि खनिज से ही पौधे का पोषण होता है। इसलिए खनिज पदार्थों के बारे में अपन पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है बच्चों। खनिज के गुण, खनिज के देखो विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। पहला है ये विभिन्न रंग, जैसे कि नीले, हरे, पीले इत्यादि रंग के होते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की चमक होती है। जो खनिज होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की चमक होती है बच्चों। जैसे गोल्ड और कॉपर की बात करें, क्योंकि ये धातु है तो इनमें अपनी एक धात्विक चमक होती है। हीरा तथा कांच में अधात्विक चमक होती है, क्योंकि अधातु होते हैं तो इनकी अपनी विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। इनमें अलग अलग प्रकार के इनके क्रिस्टल जो होते हैं, यानी जिनको हम रवा कहते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं। क्रिस्टल भी जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। ये पारदर्शी भी हो सकते हैं, अर्धपारदर्शी भी हो सकते हैं और अपारदर्शी भी हो सकते हैं। ये अधिक भार के, मध्यम भार के अथवा हल्के भार के होते हैं। ये बहुत कठोर होते हैं, जैसे कि हीरा जो होता है बहुत अधिक कठोर होता है बच्चों। खनिजों की जब अपन वर्गीकरण की बात करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, इन्हें हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी 2 प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं। पहला जो आधार होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर हम इनको बांटते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। रासायनिक संगठन के आधार पर जब हम इनको बांटते हैं तो ये 7 प्रकार के होते हैं। इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं कि खनिजों में उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक खनिज कौन कौन से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं खनिज, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज जो होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है कि जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय उनके पिघले हुए द्रव पदार्थों के ठंडा होने से होता है। यानी इनके जो द्रव पदार्थ होते हैं वो जब पिघलते हैं और पिघल करके ठंडा होकर ठोस अवस्था में बदलते हैं, तो उस समय जब जिस खनिज का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। इसे आवश्यक खनिज भी कहते हैं। एसेंशियल खनिज मिनरल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से अधिक होता है। कण जो होते हैं बड़े होते हैं, 2 माइक्रोन से अधिक इनका आकार होता है। ये द्वितीयक खनिज का निर्माण करते हैं। इनके जो उदाहरण है प्राथमिक खनिज कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसमें होते हैं ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, माइका, फेल्डस्पार, चूना पत्थर। ये सारे के सारे जो होते हैं प्राथमिक खनिज के उदाहरण होते हैं। फिर अपन देखते हैं द्वितीयक खनिज क्या है। इसका निर्माण प्राथमिक खनिज से होता है या फिर चट्टानों के ऊपर जलवायु तथा रासायनिक संगठन की अभिक्रिया से होता है। इनमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है चट्टानों से, उनसे जो बनते हैं वो द्वितीयक प्रकार के खनिज होते हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से छोटा होता है, कम होता है, यानी छोटे होते हैं ये आकार में द्वितीयक खनिज। इनके उदाहरण पाइराइट, जिप्सम, हेमेटाइट, केओलिनाइट, इलाइट, मॉन्टमोरेलोनाइट और जियोलाइट, ये सारे के सारे जो होते हैं इसके
एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हम दो प्रकार के खनिजों का वर्णन कर सकते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। दूसरा जो इसका आधार है वो है रासायनिक संगठन के आधार पर। इसमें 7 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व। तत्व जो होते हैं ये मुख्य रूप से अपने मूल अवस्था में ही पाए जाते हैं। जितने भी खनिज होते हैं वो तत्व के रूप में होते हैं, इसलिए इनको तत्व में बांटा है। जैसे कि हीरा जो होता है कार्बन का ही अपर रूप होता है, इसमें केवल कार्बन पाए जाते हैं, यानी ये एक शुद्ध तत्व होता है। इसलिए हीरा, गंधक में भी S8 जो होते हैं वो भी S के यानी सल्फर के 8 परमाणु एक साथ जुड़े रहते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं, तत्व के रूप में होते हैं। तो हीरा, गंधक ये सारे क्या हैं, तत्व के रूप में रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये खनिज अपने मूल तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो इसका है वो है ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होते हैं उनमें उदाहरण है क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये सारे खनिज जो होते हैं ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, यानी ये कोई ना कोई ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सारे के सारे आयरन के ऑक्साइड होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कार्बोनेट। इसमें किसी न किसी रूप में कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए ये कार्बोनेट के रूप में खनिज पाए जाते हैं। जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सीडेराइट ये सारे कार्बोनेट होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, आयरन का कार्बोनेट है। इस तरह से ये सारे कार्बोनेट होते हैं। फेल्सपार वर्ग ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग होता है और इसे आगे दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो होता है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और दूसरा होता है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। पहले अपन देखते हैं ऑर्थोक्लेज फेल्सपार को। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है ये अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग होता है, यानी इसमें अम्लता पाई जाती है। इसकी अपक्षय से मृदा को पोटास की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, इससे पोटास की यानी पोटेशियम की प्राप्ति होती है। इसकी जल विश्लेषण से क्ले खनिज का निर्माण होता है जो चिकनी मिट्टी का मुख्य अंग होता है, यानी ऑर्थोक्लेज से ही चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। चिकनी मिट्टी जो होती है वो ऑर्थोक्लेज ही होती है। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार दूसरा इसका प्रकार है। इसमें कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडा लाइम फेल्सपार ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं माइका वर्ग की। माइका वर्ग जो होता है इसमें पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, यानी ये जितने भी होते हैं इन सब तत्वों के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं इन सभी तत्वों के। और ये दो प्रकार की होती है। माइका क्या होती है, माइका जो होती है वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है, जिनमें इसमें से कोई ना कोई एक तत्व पाया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, मस्कोवाइट और बायोटाइट। मस्कोवाइट जो होती है उसे सफेद माइका कहते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, ये सफेद माइका जो होती है वो कौन सी होती है, मस्कोवाइट होती है। या पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं, यानी या तो ये पोटेशियम के होंगे या एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। बायोटाइट जो होती है उसे हम काली माइका कहते हैं, ये काली माइका कहलाती है और इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट होते हैं। फिर अपन छठे वर्ग की बात करते हैं। इसमें जो छठा प्रकार है रासायनिक संगठन के आधार पर, एपेटाइट वर्ग। एपेटाइट क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जो मृदा फॉस्फेट के स्रोत होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जो कि मृदा को फॉस्फेट उपलब्ध करवाते हैं। और इसका जो अंतिम जो वर्ग है वो है हॉर्नब्लेंड वर्ग। हॉर्नब्लेंड वर्ग जो होता है इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के सिलिकेट होते हैं, यानी इन तत्वों के सिलिकेट जो होते हैं मिलकर के हॉर्नब्लेंड वर्ग बनाते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक संगठन के आधार पर मृदा उत्पादक जो खनिज होते हैं वो उनको अपन ने बांट लिया। अब अपन पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, यानी चट्टानें जो होती हैं किस प्रकार से क्षयित होती हैं, किस प्रकार से टूटती हैं और टूट करके खनिज पदार्थों का निर्माण करती हैं। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों चट्टानों का अपक्षय यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानें किस प्रकार से अपक्षयित होती हैं, टूटती हैं। तो इसकी अपन परिभाषा देखते हैं कि चट्टानों के अपघटन से मृदा की पैतृक पदार्थों का निर्माण होना, यानी जब ये अपघटित होती हैं और अपघटित होकर के मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण करती हैं उसे ही हम चट्टानों का
अपक्षय कहते हैं, और साधारण भाषा में चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना भी अपक्षय कहलाता है। ये 3 प्रकार से होता है। मेजर जो इसके 3 प्रकार हैं वो है, पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो बच्चों पहले अपन पढ़ते हैं भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है। विभिन्न भौतिक कारकों द्वारा चट्टान का अपक्षय होना, यानी जितने भी भौतिक कारक होते हैं, ताप, हवा, जल, वायु, हिमजल, आकाशीय पिंड, ये सारे के सारे जो कारक होते हैं, इन कारकों से जब चट्टानें टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है तो उसे हम भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। इसमें जो भी खनिज बनता है उन चट्टानों से, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उन चट्टानों से एज इट इज टूट करके उसी रूप में बने रहते हैं। उनके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे यह अपक्षय होता है? तापमान, जल, बर्फ, हिमजल, हवा और आकाशीय बिजली का कड़कना, ये सारे कारक जो होते हैं वो भौतिक कारक होते हैं और इनसे चट्टानों का अपक्षय होता है। फिर हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय। खनिज पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन से नए पदार्थों का निर्माण होना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। जल की उपस्थिति के कारण यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि खनिज पदार्थों की रासायनिक संगठन बदल जाता है, और जब रासायनिक संगठन बदलता है बच्चों तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसमें चट्टान में जो खनिज हैं और जो उसके अपक्षय से बन रहे हैं उनमें बहुत अंतर आ जाता है, उनके रासायनिक संगठन बिल्कुल बदल जाते हैं। इसके कौन कौन से कारक हैं? जल अपघटन से ये प्रक्रिया होती है, जल योजन से ये प्रक्रिया होती है, विलयन, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनीकरण, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आती हैं और चट्टानों को अपघटित कर देती हैं। तीसरा जो मेन जो है वो है जैविक अपक्षय। जैविक का अर्थ ही आपको पता है बच्चों, जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का टूटना या अपक्षयित होना। मनुष्य और जानवर द्वारा कई बार जो मनुष्य हैं उनकी क्रियाकलाप इस प्रकार से होते हैं कि चट्टानें टूट जाती हैं। पौधों के प्रभाव से चट्टानों पर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और पौधों की जड़ें जो है चट्टानों के अंदर बसती चली जाती हैं, उनमें दरार पड़ने से चट्टानों को तोड़ देती हैं। सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ये भी अपघटन क्रिया द्वारा भी चट्टानों को तोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से जैविक अपक्षय जो होता है उसके 3 कारक होते हैं। अब अपन बच्चों पढ़ते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय जो होता है उसमें कौन कौन से कारक किस किस प्रकार से चट्टानों को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें है तापमान। तापमान क्या करता है बच्चों कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो चट्टानों की जो ऊपरी परत होती है वो फैलती है, और जब तापमान एकदम कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार चट्टानों की ऊपरी परत का फैलना, सिकुड़ने से क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं वो अपक्षयित होने लगती हैं और वो टूटने लगती हैं। इस प्रकार से चट्टानें जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दूसरी अपन बात करते हैं जल की। जल के तेज प्रवाह के कारण, यानी जब तेजी से चट्टानों के ऊपर से बहता है तो वो चट्टानों को तोड़ करके उनके टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। और जब चट्टानों के ये बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं जल के साथ बहते हैं तो टूट कर धीरे धीरे बहते हुए वो टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जल भी जो है, बहता हुआ जल जो होता है वो चट्टानों को तोड़ने का काम करता है। बर्फ ये कैसे तोड़ती है? जब चट्टानों के अंदर दरार होती है, उन दरारों में जब बर्फ जम जाती है, बर्फ के जमने से वो दरार जो होती है वो बढ़ जाती है, उसका आयतन बढ़ता है पानी का बर्फ बनने पर, और वो चट्टानों की जो दरारें हैं उनसे चट्टानों को तोड़ देती है और चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती है। तो इस प्रकार बर्फ भी जो होती है वो चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों हिमजल की। हिमजल कैसे तोड़ता है कि जो हिमजल होता है, बर्फ के पिघलने से जो पानी आता है, जो जल बहता है वो भी अपने साथ में चट्टानों को लेकर बहता है, और जब वो चट्टानों को लेकर बहता है तो चट्टानें आपस में टकरा करके घर्षण के कारण टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। तो इस प्रकार हिमजल भी चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है। हवा का भी मुख्य योगदान होता है चट्टानों को तोड़ने में। तेजी से बहती हुई हवा, जब हवा बहुत तेजी से बहती है तो अपने साथ में छोटे छोटे धूल के कण और कंकड़ को लेकर उड़ती है, और जब हवा बहती है इन कंकड़ के साथ तो छोटे छोटे जो कंकड़ और जो बालू के टुकड़े होते हैं वो चट्टानों से लगातार टकराते हैं।
टकराने के कारण चट्टानों की जो बाहरी परत होती है वो धीरे धीरे टूट जाती है और टूट करके अपक्षेप हो जाती है। कई जगह पर देखते हैं कि चट्टानें विशेष आकृति की होती है, वो उनकी आकृति जो बनती है वो हवा के प्रवाह से होती है और हवा के बहने से वो धीरे धीरे टूट करके अपक्षेप हो जाती है और वहाँ पर उनकी आकृति अलग अलग बन जाती है। तो इस प्रकार से हवा भी बच्चों चट्टानों को तोड़ने और अपघटित करने का कार्य करती है। फिर है आकाशीय बिजली का कड़कना। कई बार क्या होता है कि आकाशीय बिजली जब तेजी से कड़कती है तो उससे भी चट्टानें जो होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। वो दरारें पड़ने के कारण वो धीरे धीरे जो दरार होती है वो बढ़ती जाती है और चट्टानें टूट जाती हैं। तो इस प्रकार आकाशीय बिजली भी क्या करती है, चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है और चट्टानें टूट करके अपक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार बच्चों भौतिक कारकों के आधार पर अपन ने ये पढ़ लिया कि भौतिक अपक्षय किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कारक भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। तो रासायनिक अपक्षय जो है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जल अपघटन का मतलब जो होता है चट्टानों में उपस्थित जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके अपघटित होकर के टूट जाते हैं और नए खनिज पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जल योजन में भी जल जब उसके अणु जुड़ जाते हैं खनिज पदार्थों में तो नए खनिजों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार अपन रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय जो है अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना न भूलें और इस पाठ को कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों को अवश्य देखें। धन्यवाद।